दोस्तों, एक लड़का मात्र 12 साल की उम्र से एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करता है। उसे नौकरी करते हुए 15 साल बीत जाते हैं और इन 15 सालों में वह सेठ जी को आबाद होते हुए भी देखता है, बर्बाद होते हुए भी देखता है। दोस्तों, उनको अपने ही धोखा दे जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वह और उनका परिवार भूखा मरने लगता है, लेकिन वह नौकर पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ उनके साथ लगा रहता है और उनका साथ नहीं छोड़ता है। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उस नौकर को खुद कहीं नौकरी करके उस परिवार का पेट भरना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार में एक नौजवान विधवा बहू होती है और उनके पत्नी होती है। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली यह कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। ये कहानी है दिल्ली के एक सेठ जी अपने जीवन के अंतिम सांस ले रहे थे। डॉक्टरों ने उनके परिवार से कहा कि कुछ ही समय बाकी है, आप लोग जो भी बातें करना हो कर लीजिए। अब दोस्तों, आईसीयू में भर्ती थे तो एक दो करके लोग जाने लगते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे की 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 2 बड़े बेटे उनके साथ थे। वे लोग कमरे में जाते हैं। सेठ जी उन्हें जीवन की कुछ सीख देते हैं, कुछ ऊंच नीच समझाते हैं और उसके बाद वे लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जाती है, जिसका नाम शारदा होता है। अब जैसे वो जाती है तो उसको देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, शारदा, अब तो मैं जा रहा हूँ। अगर मैंने तेरे साथ कोई गलती की हो जाने अनजाने में तो तुम मुझे माफ़ कर देना। अब दोस्तों, जो शारदा थी उनके छाती पर अपना सिर रख कर रोने लगती है। कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। सेठ जी कहते हैं कि अगर मैं ले चलता तो ज़रूर ले जाता, लेकिन अभी तेरा यहाँ पर बहुत काम है। तेरे सर पर जो है अभी भी एक बोझ है, एक विधवा बहू का बोझ है। उसे कौन समझाएगा, कौन देखेगा? तो अभी तेरा यहाँ पर काम है, तू यहीं पे रहना और मेरी चिंता मत करना, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद उनकी वो बहू आती है, जिसे देखते उनका कलेजा फट जाता है। नौजवान विधवा बहू 24 साल की उम्र होती है। उसको देखते ही कहते हैं कि बेटा, अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम कहीं अपनी ज़िंदगी बसा लेना, अपनी सास की चिंता मत करना। उसका क्या, उसके और भी बेटे बहू हैं, किसी के भी पास रह लेगी, लेकिन बस यही है, मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों, वह उनका नौकर होता है, जिसका नाम रमेश होता है। कहते हैं रमेश को भी बुला दो। अब रमेश कमरे में आता है, उसको देखते हैं और कहते हैं, रमेश, मेरे जाने के बाद पता नहीं यह लोग तेरे तनख्वाह दे पाएंगे भी कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन तू इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहा है, काश मैंने तेरे लिए कुछ किया होता। रमेश कहता है, सेठ जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। 15 सालों से आप ही तो मेरा घर चला रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, एक वादा कर सकता है तू? रमेश कहता है, बोलिए बाबूजी। तो सेठ जी कहते हैं कि रमेश, मेरे जाने के बाद मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरी अम्मा जी अकेली रह जाएंगी और तुझे विश्वास है कि वह बस साल ही 6 महीने में वो भी चली जाएगी। तो इसलिए क्या जब तक वह रहेगी तो उनके साथ तू रह सकता है? तो कहता है, ठीक है बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो रहेंगी मैं उनके साथ रहूँगा। और दोस्तों, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे क्योंकि अपने बेटों से ज़्यादा तुम पर भरोसा है। अब दोस्तों, रमेश उनसे वादा करता है, बाबूजी मैं रहूँगा। और उसके बाद अपनी आंखें कुछ देर में मूंद लेते हैं और उसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं। और उनके कोमा में जाने के बाद ही जो उनके 2 बेटे थे वहीं से हंगामा शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सेठ जी थे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अब वो जब दिल्ली गए थे 40 साल पहले, तो उन्होंने उस्मानपुर में एक मकान लिया था। 200 गज का मकान उसे अपने पत्नी के नाम पर लिया था। अब उसके बाद उन्होंने सदर मार्केट में 2 दुकानें ले रखी थी, जो उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम पर ले रखी थी। वही कपड़े की दुकान चलाते थे। उनकी छोटी छोटी दुकान थी, लेकिन इनकम बहुत अच्छी थी। और उसके बाद वो लोग अपने माता पिता से अलग रहते थे। अब जब ये कोमा में चले गए तो दोनों बेटे जिद करने लगे कि जो मकान है वो मेरे नाम कर दो। उसकी माँ कहती है कि अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में है, अभी से तुम लोग जो है मकान के लिए इस तरीके से
परेशान कर रहे हो। अभी पता नहीं इनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना तो इंतज़ार कर लो। फिर उनके बेटे कहते हैं कि इंतज़ार क्या करना है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। तो उसकी माँ ने कहा, अरे जब भी होगा देखा जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद वो जो बेटे थे अपनी वाली करके चले गए, और इधर जो रमेश और उनकी जो बहू थी विधवा, उसका नाम रागिनी था। रागिनी और शारदा तीनों हॉस्पिटल में रह जाते हैं, डॉक्टरों के जवाब का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं, सेठ जी का कुछ नहीं होता है। ऐसे देखते देखते 15 दिन बीत जाते हैं। अब सेठ जी उसी तरह हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। हर दिन का खर्चा 10,000, 5,000, 7,000, 15,000 लगता रहता है। जब इतना पैसा लगने लगा तो उनके पास जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। सेठ जी न जीने में थे न मरने में थे, और इसी हालत में वो 2 महीने तक उसी हॉस्पिटल में रह जाते हैं। अब दोस्तों शारदा और रागिनी और रमेश जो हैं हॉस्पिटल का चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, लेकिन सेठ जी का कुछ होता नहीं। अब उनके जो दोनों बेटे थे वो 2-4 दिन आए, और वहाँ पर उस उम्मीद में अब इनकी जान जाएगी या तब जाएगी। लेकिन जब उन्होंने जान लिया कि अब तो पैसे लग रहे हैं, और जब पैसे की बात आई तो हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने आना ही बंद कर दिया। अब 2 महीने बाद जो भी जमा पूंजी थी ख़त्म हो गई, 6 लाख रुपए ख़त्म हो गए। उसके बाद शारदा ने अपने गहने बेच दिए। जो उनकी बहू रागिनी थी उसने भी अपने सारे गहने बेच दिए। सेठ जी के इलाज में सब कुछ लगा दिया, क्योंकि इनका इलाज तो होना नहीं था, बस वो जिंदा थे, उनकी सांसें चल रही थी और पैसे लग रहे थे। अब दोस्तों 2 महीने बीत गए, पैसे ख़त्म हो गए, तो शारदा ने जाकर अपने बेटों से कहा कि अब पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कम से कम कुछ दिन का तो खर्चा दो तुम लोग। अब दोस्तों बेटों का जवाब सुनकर शारदा हैरान रह जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमारे अपने बच्चे, हमारा अपना काम है, हम मुर्दे पर क्यों खर्च करेंगे, तू ही पड़ी है बिना मतलब का उनके पीछे। अब दोस्तों उसके बाद जब कोई चारा नहीं सूझता तब वो आते हैं अपने बहू से, रमेश से चर्चा करते हैं क्या किया जाए। वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप निकाल ही दो। डॉक्टर जो है वह निकाल देते हैं। उसके बाद वो लोग उस्मानपुर अपने घर पर ले जाते हैं, और बस अगले ही दिन सेठ जी अपना दम तोड़ देते हैं। अब दोस्तों जब उनकी सांसें निकल गई तो उनके जो दोनों बेटे थे, उनकी जो बहू थी, उनके बच्चे थे, वो अपनी शक्ल दिखाने चले आते हैं, बस औपचारिकता पूरी करने के लिए। और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार होता है। वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और फिर 2 ही दिन बाद बस वही जो है मकान अपने नाम करने के लिए जिद करने लगते हैं। शारदा जो थी वो डिप्रेशन में थी, बाकी ये तीनों लोग डिप्रेशन में थे, लेकिन वो सारे लोग बस यही चीज़ चाहते थे, किसी तरीके से मकान जो है उनके नाम पर हो जाए। अब दोस्तों जब वो लोग ज़्यादा कहने लगे तो फिर शारदा ने कहा कि छोटी बहू कहाँ जाएगी, तो लोगों ने बोला इसकी जहाँ मर्जी वहाँ जाएगी, और इसका भी अब घर में रहने का क्या मतलब है, रमेश भी क्यों घर में रह रहा है, इसका अलग ही खर्चा है, तुम जो है हमारे साथ चलो, इन लोगों को जो है इनको जहाँ जाना है वो जाए। अब शारदा बोली कि बहू का जब मर्जी तब वो जाएगी, जब उसका मन करेगा, हम उसको भागा थोड़ी सकते हैं। और तुम लोगों को इतनी जल्दी है तो छोटे बेटे का हिस्सा है जो 1.5 करोड़ का मकान है, 50 लाख रुपए तुम लोग रागिनी के नाम कर दो, और उसके बाद जो है तुम मकान तुम्हारे नाम कर देती हूँ। अब इस पर वो लोग भड़क गए, बोले कि इसका कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा, ऐसे लोगों का तो जिम्मेदार उनके मायके वाले होते हैं, यही सब कहने लगे। तो शारदा इस पर बोले कि अब जो भी हो, जब तक मैं रहूँगी तब तक जो है यह रमेश भी मेरे साथ रहेगा, और बहू को जाना होगा चली जाएगी, या रहना होगा तो रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं दूंगी, मेरे मरने के बाद तो तुम लोगों का ही हो जाएगा, यह तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अब वो लोग दोस्तों फिर भी उसके बावजूद आते हैं, धमकाते रहते हैं, शारदा को उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन वो उनके नाम करने को तैयार नहीं थी। अब दोस्तों शहर में अगर पैसे ना हो तो आदमी किसी काम का नहीं है। उनके घर में भले ही उनका 200 गज का मकान था, लेकिन एक पैसे उनके पास नहीं थे।
खाने तक के पैसे नहीं थे। अब रमेश को उनकी हालत देखी नहीं गई। एक दिन जो शारदा थी, उन्होंने रमेश से कहा कि रमेश, तुम जो है अब क्यों हमारे पीछे परेशान हो रहे हो? अब चले जाओ कहीं अपनी जॉब पकड़ लो या फिर अपने घर चले जाओ। रमेश ने बोला, लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि जब तक आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूं। तो उन्होंने कहा कि उनके कहने का क्या, वो तो चले गए कहकर हम तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने अपने औलाद के लिए सब कुछ बनाया, वही मेरे नहीं हुए वे तो तुम क्यों इतने परेशानी से रह रहे हो? तुम्हारे भी माँ बाप हैं, उनके भी खर्चे हैं, हम तुम्हें पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रमेश जानता था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये लोग क्या खाएंगे, क्योंकि इधर उधर वो काम करके कुछ ले आता था तो वही घर में बनता था और वही ये लोग खाते थे। कुछ दिन में वह बैटरी वाला रिक्शा किराए पर ले लेता है, अपना चलाने लगता है दिल्ली में इधर उधर, फिर उसी से उनका खर्चा चलने लगा। सुबह जो है रागिनी खाना बना देती, उसको पैक करके दे देती, वो जाता दिन भर चलाता और शाम को फिर आता था। इस तरीके से इनका खर्चा चलने लगा। अब दोनों एक दिन और शारदा उससे कहा कि रमेश तुम चले जाओ, अपने घर चले जाओ, क्यों हमारे पीछे परेशान हो? तो उसने जो है रागिनी से कहा कि भाभी जी बताइए, अम्मा जी ऐसे कह रही है, अगर मैं चला जाऊं तो आप लोगों का क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूं। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा, जो भगवान ने लिख दिया है वही होगा, तुम्हारे भी तो अपनी ज़िंदगी है। सही कह रही है और तुम अम्मा जी की चिंता मत करो, जब तक वो है मैं अम्मी के साथ रहूँगी। फिर उसने बोला, फिर उसके बाद आप क्या करोगी, कहाँ जाओगी? आप ही कहीं चली जाओ, मैं उनके साथ रहूँगा, मैंने तो वादा कर रखा है। तो उन्होंने कहा, जैसे आपने वादा कर रखा है बाबूजी से, वैसे मुझे भी शेखर ने जाते जाते कहा था। दोस्तों, शेखर उसके पति का नाम होता है जिसकी मौत हो गई होती है। तो उसने कहा कि शेखर ने मुझे जाते जाते कहा था कि अंतिम शब्द यही थे कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। तो बाबूजी तो चले गए, जब तक मम्मी है मैं उनके साथ रहूँगी। तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी, और तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी है। अब रमेश दोस्तों उसे कुछ कहा नहीं चाह रहा था, करे तो करे क्या, लेकिन फ़िलहाल जैसे भी चल रहा था वैसे वो चलाने लगता है, वैसे उन लोगों को कमा खिला रहा था। और एक दिन जो है उनके दोनों बेटे और उनकी जो पत्नियां भी थी वो भी आ गई, और उसके बाद रमेश और रागिनी को लेकर वो लोग उल्टा सीधा कहने लगे। वो शारदा से कहने लगे कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये दोनों तेरे पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, इसी घर में मौज कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। तेरे सेवा के बहाने में ये लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, लोग अंदर क्या कह रहे हैं तुझे क्या पता। सारे रिश्तेदार हमसे कह रहे हैं हमारी बदनामी हो रही है। तभी जो शारदा ने कहा कि जब तुमने अपने बाप को लवारिस छोड़ दिया, हॉस्पिटल में एक भी पैसे नहीं दिए, तब क्या तुम लोगों को बदनामी नहीं हुई? अब दोस्तों वो भी बहस करने लगे और इधर जो है रागिनी अंदर जाकर रोने लगी। और रमेश जब अपने बारे में यह बात सुना तो सन्न रह गया। वो आकर बाहर कहने लगा कि भैया आप लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मुझे 15 साल से आप लोग जानते हो मैं कैसा हूँ। तभी दोस्तों उसे 3-4 झापड़ लोग जड़ देते हैं और कहते हैं कि हम खूब जान रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, तेरा कोई मतलब नहीं है, तू घर में क्यों है यहाँ पर और हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। और दोस्तों लोग चाहते थे कि अगर यह छोड़कर चला जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। जब तक यहाँ पर है इन लोगों को सहारा दे रहा है, इन लोगों को संभाल रहा है, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उसको लोग भगाना चाहते थे, इसलिए उल्टा सीधा कह रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों वो लोग कहकर चले जाते हैं और इधर जो है रमेश जो कि काम पर जा ही रहा था अपना मुँह लटका कर बैठ जाता है। तभी शारदा आती है, रमेश को समझाती है, उसे काम पर भेजती है और उसके बाद जाती है रागिनी के पास, कहती है कि बेटा रमेश को मैं 15 सालों से जानती हूँ, मेरे रिश्तेदार के गांव का एक लड़का था और उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके माता पिता ने कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ, चाय पानी आप लोगों को पिला देगा और बदले में कम से कम इसका पेट तो भरेगा। तो हम लोग इसको ले आए, स्कूल भेजने की भी कोशिश की है लेकिन ये गया नहीं। फिलहाल शेखर के साथ कुछ पढ़ लिख के किताबें वगैरह पढ़ लेता है, थोड़ा सा होशियार हुआ, दिल्ली में रहकर होशियार हो गया, लेकिन अपनी सैलरी के अलावा कभी इसने अपने पैसे नहीं लिया, पूरी ईमानदारी से काम करता है और मेरे साथ हम लोगों के साथ दुख सुख में लगा रहता है। सच कहूँ तो रमेश बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरे जो बेटे हैं उनसे कहीं अच्छा है।
तो अगर वो लोग कह ही रहे हैं तो क्यों नहीं इसी को अपना लेती हो, इसी के साथ अपना जीवन बिता लेती हो। अब दोस्तों जब रागिनी ये बात सुनती है तो कहती है कि मम्मी आप भी लगता है कि मुझे गलत समझ रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, इन लोगों ने कहा तब मेरे मन में ख्याल आया तो मम्मी बात सही है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रा सोचो मेरे लिए क्यों किसी को आप फंसा रही हो। वैसे भी इसने अपने परिवार में हमारे लिए इतना काम किया है, अब हम इसको इसके लिए भी मजबूर करें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा मन है कि नहीं है। तो रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसके बाद वह बात को टाल देती है। अब दोस्तों फिर इसी तरीके से चलता रहा। वो लोग हफ्ते चले आते थे, उल्टा सीधा कहते थे उनके बातों को लेकर, वे लोग उनकी बदनामी करते थे। अब दोस्तों उनकी धमकियों से वो तंग आ गई। एक दिन उन्होंने रागिनी से कहा कि बेटा ऐसा है कि चलो तुम्हारे नाम मैं मकान कर देती हूँ। रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी आपने तो मुझे दिया ही नहीं है और यह लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। जिस दिन मैं ले लूँगी तो यह लोग क्या करेंगे। वैसे मुझे भी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है और आप लोग नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा, और मैंने सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं चलो तुम्हारे नाम कर देती हूँ। दोस्तों ज़बरदस्ती उन्होंने मकान जो है वह रागिनी के नाम कर दिया। अब जब उसके नाम मकान कर दिया तो दोस्तों उनके बेटे को पता चल गया। वो लोग आए और खूब उल्टा सीधा कह रहे। अब वो लोग कुछ कर सकते नहीं थे। उनकी माँ ने उनको डांट कर भगा दिया। उन लोगों ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो गया है। उसकी माँ ने कहा वैसे भी कौन सा तुम लोग रिश्ता निभा रहे हो, जाओ जहाँ तुम सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे वहीं पर जाओ। और उसके बाद दोस्तों वो अपनी बहू के साथ रहने लगती है और रमेश भी उनके साथ था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ जाती है और 2-3 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद उनके जाहिर सी बात है उनके बेटे बहू तो आते नहीं हैं। जो भी करना था रागिनी और रमेश करते हैं। और उसके बाद जो है जब सब कुछ हो जाता है अब दोनों उस घर में अकेले रहने लगते हैं। सुबह शाम रागिनी खाना बनाती, रमेश जो है जाता अपना रिक्शा चलाता, उसके बाद कमा कर लाता और फिर अपने अपने कमरे में दोनों सो जाते। तब दोस्तों दिवाली का टाइम आ गया, क्योंकि हर साल वो दिवाली पर घर जाता था, बस साल में एक ही बार जाता था। तो उसने रागिनी से कहा कि भाभी जी इस बार दिवाली आ गया है, अब मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा यहाँ पर क्या काम है। तो रागिनी ने उससे कहा कि तुम चले जाओगे तो मुझे अकेले डर लगेगा, इस घर में मैं कैसे रहूँगी। तो उसने कहा सारा कमरा बंद कर देना और जो पूजा वाला घर है उसी में सो जाना, भगवान तो देखेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों वह कहने लगे कि अगर नहीं जाते तो फिर क्या होता, मैं कैसे रहूँगी अकेले। तो वह कहता है कि इसी घर में रोने लगता है, कहता है इसी घर में बाबूजी थे, अम्मी थे, भैया लोग थे, कितना अच्छा लगता था। अब यही घर काटने को दौड़ता है, मेरा दम घुटता है। मुझसे जो भी गलती हुई हो माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो रागिनी ने कहा कि क्या तुमसे अम्मा ने कोई बात कर रखी थी तुम्हारी। उसने कहा हाँ एक बार बात करी थी, ऐसे ही फालतू सी बात करी थी। उन्होंने कहा क्या बोला था। तो रमेश ने कहा कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं अनपढ़ गवार और तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लूँ। बताओ यह कोई बात होती है। मैं जो है कहाँ आप लोग मालिक हो, मैं नौकर हूँ, कहाँ मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, और आप पढ़ी लिखी, इतनी सुंदर, और कैसे कैसे वो बातें कर रही थी। इस पर रागिनी बोली और ऐसे भी मैं शादीशुदा हूँ, विधवा हूँ, तुम कुंवारे हो तो हमारी तुम्हारी कहाँ बराबरी है। तो रमेश ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, कमी मेरे में है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और आप अपने आप को ऐसे क्यों बोल रही हो। आपकी शादी तो किसी भी अच्छे लड़के से हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा। तो रागिनी कहती है कि तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो, लेकिन क्या 1-2 दिन और नहीं रुक सकते। ओ बोला नहीं दिवाली का टाइम है, कल ही है, कल मुझे जाना होगा। अब दोस्तों अगले दिन तैयार कर रहा था और उसके बाद रागिनी उसको देखे जा रही थी और रोए जा रही थी, कह रही थी कि अगर तुम रुक जाते, नहीं रुकोगे तो मेरा काम कौन करेगा। तो उसने बोला कौन सा काम। जो उसने बोला बहुत काम इसी घर में मेरे लिए कल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है और रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और वो रेलवे स्टेशन पर अपना सारा सामान लेकर उसके बाद अपना सारा बैग वगैरह चेक
करता है कि मेरा सारा सामान सही है कि नहीं है, मैंने क्या रखा हुआ है। तभी दोस्तों बैग के एक पॉकेट में उसे एक नोट मिलता है और जिसमें लिखा था कि रमेश तुम काश नहीं जाते लेकिन जा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे तुमने बाबूजी का अंतिम संस्कार किया, जैसे अम्मा का किया, वैसे एक दिन और रुक जाते तो मेरा भी कर देते, आखिर मेरा कौन करेगा। अब दोस्तों जब यह बात रमेश पढ़ता है तो हैरान रह जाता है, बेचैन हो जाता है। बोला ऐसे क्यों लिखा हुआ है इसमें। वो वहाँ से भागकर सीधा आता है उस्मानपुर। दोस्तों उसे 1-1.5 घंटे भी लग जाते हैं। अब दोस्तों भागे भागे घर की तरफ आता है। चारों तरफ पटाखे जल रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। घर का मेन दरवाज़ा खुला था और जैसे ही वह घर के अंदर जाता है कमरे में, तैसे ही देखता है कि रागिनी अपने गले में बस साड़ी डालने ही वाली थी। वो जाता है और फटाक से उसको स्टूल से उतारता है और कहता है कि आप क्या कर रही हैं। रागिनी कहती है क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि इस दुनिया में रहूं, तुम्हारे भी लायक नहीं हूं। और तुम कैसे गए, कहाँ से आ गए, सड़ गल जाती तब यहाँ आते। अब दोस्तों वो रोने लगती है। रमेश कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा करेंगी, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं। रागिनी कहती है तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जब मैं तुम्हारे भी लायक नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। अब दोस्तों यह बात सुनते ही रमेश जो है रागिनी को देखने लगता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप मुझसे शादी करेंगी, मैं तो आपके लायक नहीं हूँ। तो कहती है क्यों नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। दोस्तों उसके बाद रमेश रागिनी को गले से लगा लेता है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दिवाली की उस रात उन दोनों को एक नई ज़िंदगी मिलती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में आज एक बेहतरीन जीवन बिता रहे हैं। उनका एक बच्चा भी है। दोस्तों यह 2022 की कहानी है। आज रमेश के माता पिता भी उन लोगों के साथ ही रहते हैं, बहुत खुश हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोग नाराज़ ना होइएगा, यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाइए और यहाँ पे चैनल है मेरा ये इंग्लिश बाई एलम सर, ENGLISH इंग्लिश विथ एलम सर, एलम सर। दोस्तों इसको आपको सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से केवल आपको सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों सब्सक्राइब करके यहाँ पे बस, और यहाँ पे वीडियो वॉच करिए, इंग्लिश सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, भाइयों को भेजिए। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस समय। तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ये भी अपना ही चैनल है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, ये चैनल अपना ही है दोस्तों।